हैविंग प्लस V3 इसे ग्रामर की लैंग्वेज में पार्टिसिपल बोला जाता है। और अगर स्पोकन की बात करें तो इसका यूज होता है किसी काम को करने के बाद। उदाहरण के लिए अगर आप ये कहना चाहते हैं कि खाना खाकर मैं थोड़ी देर टहलता हूँ, खाना खाकर या खाना खा करके मैं थोड़ी देर टहलता हूँ, तो आप बोलेंगे हैविंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट वर्ब है, ईटन फूड, कॉमा लगाकर अगली बात कहेंगे आई वॉक फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर के। तो हैविंग प्लस V3 ग्रामर के नजरिए से अगर आप देखना चाहें तो इसका मतलब होता है किसी काम को करके या किसी काम को करने के बाद। ठीक है। और अगर स्पोकन के नजरिए ग्रामर के नजरिए से देखें तो इसे पार्टिसिपल कहते हैं। अभी ग्रामर में नहीं जाएंगे हम, केवल उसका स्पोकन वाला यूज देखें। फिर अभी शायद आप में से ज्यादातर लोगों को ये भी ना पता हो कि पार्टिसिपल क्या चीज होती है ना, तो उसको जाने दो ग्रामर को। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे और उसके बाद अपना एक सेंटेंस बोलेंगे जिसका पर्पस निकलेगा किसी काम को करने के बाद या किसी काम को करके। और उदाहरण लेते हैं, इंग्लिश सीखकर मैं विदेश जाना चाहता हूं। तो हैविंग के बाद सीखना होता है जिसके लिए आप लर्न बोलेंगे, हैविंग लर्न इंग्लिश। फिर आपका सेंटेंस आएगा मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो अब्रोड। मैं विदेश जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो अब्रोड। इंग्लिश सीखकर मैं विदेश जाना चाहता हूं। तो ये जो सीख कर बोलना चाह रहे हैं आप, सीख कर, उसके लिए और भी तरीके हैं, नो डाउट आपको दूसरे तरीके पता होंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है। गाड़ी को टक्कर मारकर वह मुझे ही दोष देने लगा। ठीक है, किसी के बारे में आप कह रहे हैं, हैविंग टक्कर मारने को बहुत सारे शब्द हैं, कोलाइड वाला यूज करेंगे हम, हैविंग कोलाइडेड द व्हीकल। गाड़ी के लिए शब्द होता है व्हीकल। वह मुझे ही दोष देने लगा, लगा मतलब उसने शुरू कर दिया। स्टार्टेड, और दोष देने को बोलते हैं ब्लेम, स्टार्टेड ब्लेमिंग मी। सेंटेंस आप क्या बोलना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। वो आप किसी भी टेंस का किसी भी ग्रामर का यूज कर सकते हैं, लेकिन करके करके जो पर्पस है उसके लिए आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर इसके बजाय आप कहें कि और क्या यूज कर सकते हैं तो उसके लिए और भी तरीके हैं। जैसे आप यूज कर सकते हैं आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आफ्टर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं कि आफ्टर के बाद आप जेरेंड यूज करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो भी सेम मीनिंग आएगा। इसका मतलब भी यही होता है किसी काम को करके या करने के बाद। एक काम करके दूसरा काम करने के बाद, मैं साफ लिख देता हूँ, करने के बाद। तो आप करके बोलें या करने के बाद बोलें, उसका भी एक उदाहरण देता हूं, फिर आपकी बात सुनेंगे हम। अगर मुझे ये कहना है कि आपसे बात करके मुझे खुशी हुई, तो आफ्टर टॉकिंग टू यू, आफ्टर टॉकिंग टू यू, अगर आफ्टर का यूज करेंगे तो वर्ब का एनजी फॉर्म आएगा, आफ्टर टॉकिंग टू यू मुझे खुशी हुई। आई फेल्ट हैप्पी। हाँ, आई फेल्ट हैप्पी सही है। बोलचाल के भाषा में जनरली बोलते हैं ग्लैड टू मीट यू, बहुत शॉर्ट में अगर बोला जाए तो लोग अक्सर बोलते हैं ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड होता है वो, ग्लैड टू मीट यू। जब फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। तो आफ्टर टॉकिंग टू यू, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम प्लीज्ड। शब्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे शब्द आप वहां पर बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। वी आर हैविंग फोकस ऑन टू थिंग्स, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे आप इंग्लिश में परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो वर्ब आफ्टर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसे ग्रामर में आप जानते ही हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। पर्पस दोनों का सेम होता है,
करने के बाद या करके, और आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप लोगों से सुनना चाहूंगा, या तो कुछ बोल के बताएं, लिख के बताएं। ये दोनों सिंपल सी चीज है। आप में से जो भी लोग इच्छुक हैं वही है ना, इसका मन हो कि हाँ ये तो इजी है, मैं जानता हूँ, एक सेंटेंस बोल सकता हूँ, सो यू कैन स्पीक अ सेंटेंस। इफ नॉट इंटरेस्ट देन इट्स ओके। After having tea, I started studying. बिल्कुल, खाना खाकर चाय पीकर मैं पढ़ाई करने लगा। आफ्टर टेकिंग टी आई स्टार्टेड स्टडीइंग। बोलने में झिझक हो तो आप एक सेंटेंस लिखकर भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में हम उसको देख लेंगे, या सिंपली आप दूसरों को सुन सकते हैं, और जब आपका मन करे बाद में फ्यूचर में कभी, तब उसका यूज कर सकते हैं। Having talking to my father, I'll go for studying. एक बार रिपीट करेंगे इसको राजू। Having talking to my father, I will go for study. ठीक है, इट्स ओके। Having finished this class, I will go for a walk. दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें करने के बाद या करके के लिए हम दो शब्द यूज कर सकते हैं, दो में से कोई एक यूज कर सकते हैं, हैविंग V3 या आफ्टर आईएनजी, है ना। ये सिंपल सी चीज है। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर कोई भी इसमें डाउटफुल चीज हो, छोटी से छोटी आपको लगे कि हो सकता है थोड़ी सी स्टूपिड है, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेशन इज नीडेड। अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अभी आप मुझसे ग्रामर की उम्मीद ना करें कि मैं कोई ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपको। हम उस पर आएंगे बहुत जल्दी, लेकिन पहले थोड़ा समझ लें कैसा क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अगली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप यूज करके बताएं वो है सूनर और लेटर। ये फ्रेज कभी सुना है? सूनर और लेटर, इसका हिंदी मतलब होता है कभी ना कभी। सूनर और लेटर, कभी ना कभी, या हिंदी में ऐसा भी बोल देते हैं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। So it's not only Sooner about or later you have right. sooner or later you have to face exam. Is it correct, sir? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी अगर आप बोलें कि भाई ये क्या है, ग्रामर का कैसा क्या है, मैं कैसे यूज करूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो सिर्फ आप ये हिंदी के शब्द देखें, कभी ना कभी या आज नहीं तो कल। ये हम कभी भी आने वाले समय में कुछ अवसंभावी, कुछ पॉसिबल चीज होती है, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए करते हैं। जैसे आपने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है टाइम टू टाइम, और आज नहीं तो कल एग्जाम होंगे ही, तो हमें तैयार रहना चाहिए उसके लिए। तो आज नहीं तो कल परीक्षाएं होंगी, तो आप कहेंगे सूनर और लेटर, फिर उसके बाद अपना पूरा सेंटेंस बोलना है ना। सूनर और लेटर एग्जाम्स होंगे। सीधे सीधे अगर कहूं तो मैं कहूंगा एग्जाम विल हैपन या टेक प्लेस। एग्जाम विल हैपन, एग्जाम विल टेक प्लेस। बाकी ग्रामर इसमें लगा दो, वी विल हैव टू फेस एग्जाम, और एग्जाम्स विल डेफिनेटली हैपन, और कॉलेज विल कंडक्ट एग्जाम। ये ग्रामर अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट है सूनर और लेटर। या फिर आप इसको अपना सेंटेंस लिखने के बाद में भी बोल सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलना जरूर सीखूंगा, आई विल डेफिनेटली लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना जरूर सीखूंगा, आई विल डेफिनेटली लर्न टू स्पीक इंग्लिश। और फिर बाद में अपना सेंटेंस बोल दें, फ्रेज बोल दें सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। आई विल डेफिनेटली लर्न टू स्पीक इंग्लिश सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल मैं इंग्लिश बोलना अवश्य सीखूंगा। तो सूनर और लेटर की हम बात कर रहे हैं कि इसको वाक्य में कहाँ रखने वाले हैं आप बोलेंगे वाक्य में कहीं नहीं रखना है उसको, या तो वाक्य से पहले रख देना है या वाक्य के बाद रख देना है। फ्रेज है जिसका पर्पस हो रहा है कि आज नहीं तो कल या कभी ना कभी इसके बारे में आप बोलेंगे। ठीक है जी, आसान सी चीज है। एक्चुअली सून का मतलब होता है जल्दी, सून का मतलब होता है जल्दी, और लेट का मतलब होता है देरी से। ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा तो हम बोलेंगे आई विल कम सून, आई विल बी बैक सून। तो सून का हिंदी अर्थ अगर कहें तो वो होता है जल्दी, और इसका अपोजिट होता है लेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है देरी से। तो उसी को मिला दिया जल्दी और देरी से, तो एक फ्रेज बन गया अलग से ही, जिसका मतलब होता है कभी ना कभी।
सून इंग्लिश में और भी यूज होता है इसका। एक बहुत फेमस सा यहाँ पर फ्रेज यूज होता है, आपने भी किया होगा, वो है एज सून एज। एज सून एज हिंदी में बोलते हैं जैसे ही एक घटना हो और फिर उसी के असर से दूसरी As soon घटना as हो। possible, sir. हाँ, आप भी सही हैं यहाँ पर। एज सुन एज पॉसिबल भी एक शब्द है, मैं उससे थोड़ा अलग बता रहा हूँ, लेकिन आप सही हैं यहाँ पर। एज सुन एज पॉसिबल ये अपने आप में फ्रेज कहलाता है ना, कि जब 4-5 शब्द, 2 या 2 से ज्यादा शब्द जुड़ जाएं तो इंग्लिश में उन्हें हम फ्रेज कहते हैं, हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, और इनका Okay. अपना एक अर्थ होता है। एज सुन एज पॉसिबल का हिंदी मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट Yes. करते हैं कि भाई ये काम जल्दी कर दो, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज करेंगे हम, एज सुन एज पॉसिबल। आप कहना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके मुझे इंग्लिश सिखा दो, तो मुझे इंग्लिश सिखा दो, टीच मी इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो जब भी किसी से आपको रिक्वेस्ट करना हो कि जल्दी से जल्दी कर दो ये काम, तो ये बना बनाया फ्रेज है एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय एज सुन एज के एक थोड़े से डिफरेंट यूज की, और वो है जैसे ही वैसे ही। देखो, एक घटना घटती है और उसके असर से बाद में एक और घटना घटती है, तो हम बोलते हैं कि पहले ये घटना हुई और उसके बाद दूसरी घटना हुई। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे कि जैसे ही बारिश हुई वैसे हम भीग गए, तो बिना बारिश हुए भीगेंगे नहीं हम। आपके भीगने की जानकारी बारिश के होने की जानकारी से जुड़ी हुई है। तो आप एज सुन एज के बाद एक सेंटेंस बोलेंगे कि बारिश हुई, इट रेन्ड, और फिर दूसरा सेंटेंस बोलेंगे हम भीग गए। भीग जाना होता है गेट वेट, तो आप बोलेंगे वी गॉट वेट। एज सुन एज इट रेन्ड वी गॉट वेट। तो 2 वाक्य है आपके As soon सामने। as I हाँ, 2 वाक्य हैं आपके पास। एक है बारिश का होना, और उससे कनेक्टिंग दूसरा शब्द है आपका भीग जाना। ठीक है, तो यही आपने यहाँ पर कहा है और उसको जोड़ा है आपने एज सुन एज की मदद से। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा वैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी। पहले तो हम बोलेंगे आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, यू विल फिनिश या कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, यानी कि आप ग्रेजुएशन करेंगे पूरा, वैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी। वैसे ही के लिए अलग से कुछ नहीं बोलना, वो इसी में मीनिंग आ जाता है। आपको नौकरी मिल जाएगी का इंग्लिश होगा यू विल गेट अ जॉब। आपको नौकरी मिल जाएगी, यू विल गेट अ जॉब। अब इसमें अगर ग्रामर को देखें थोड़ा सा, तो एक पेंच है। स्पोकन के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर विल नहीं आएगा, है ना। ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे जल्दी ही। लेकिन अगर याद रख सके तो इस चीज को याद रखें, नहीं रख सके तो वो लगाओ, क्योंकि स्पोकन में ऐसा कोई तूफान नहीं आने वाला है। सही है ये। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरा करते हो, एज सुन एज यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू विल गेट अ जॉब। तो एज सुन एज ने क्या किया, आपके नौकरी मिलने और आपके जॉब मिलने के किस्से को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, इसलिए सेंटेंस बना इस तरह से। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे तो एक सेंटेंस लिखें या तो बोलें, थोड़ा पार्टिसिपेट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। as soon as I started study, हम्म, I got distracted. आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सही है सेंटेंस आपका, गुड। As soon as you work hard, you Hmm. will get success in your life. डेफिनेटली डेफिनेटली सही है सेंटेंस आपका ये। जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे ही आपको कामयाबी मिल जाती है। दैट्स इट। सूनर और लेटर वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन। सही है राहुल जी आपका सेंटेंस ये। कभी न कभी हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। सूनर और लेटर वी विल फाइट विद करप्शन। कभी न कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कैसे कहोगे? Sooner or later, Rahul Gandhi will be Prime Minister of India. ये भी ठीक है। कभी न कभी मिस्टर गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे।
एक और Sooner or sentence. later, I will be fluent in English. ये सही है. Sooner or later I will be fluent in English. कभी न कभी तो मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हो ही जाऊंगा. बिल्कुल हो जाएंगे. Sooner or later के अलावा अभी हमने as soon as पढ़ रखा है. ठीक है. as soon as में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? 2 सेंटेंस बोलना है. as soon as के बाद एक सेंटेंस, फिर एक और सेंटेंस. पहला सेंटेंस जिस टेंस का होगा दूसरा भी उसी का होगा. यानी कि पहला वाक्य प्रेजेंट का है तो दूसरा भी पास्ट का होगा. पहला जो भी टेंस होगा, अगर फ्यूचर के होंगे तो ये विल वाला एक किस्सा आएगा बीच में. बाकी तो सब सेम बात है. फ्यूचर का होने पर बोलचाल में तो चलेगा, लेकिन सर इसे writing की समझा बात दीजिए करें. सर. किसको? ये जो मैं प्रेजेंट पास्ट यही बोल रहा हूँ बिल वो. को. ठीक है. यस. ठीक है. कैसे होगा? Yes, sir. एक मिनट. ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाता हूँ आपको. अगले पेज पर आते हैं हम. यहाँ पर आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों तक? यस सर. क्लियर. Yes, sir. ठीक है. चलिए हम बात कर रहे हैं as soon as की, जिसका मतलब आपको मैंने बताया है जैसे ही वैसे ही होता है. हिंदी बोलचाल में ज्यों ही त्यों ही भी बोला जा सकता है, वो भी लिख देता हूँ. ज्यों ही त्यों ही. ठीक है. या तो जैसे ही वैसे ही बोलिए या ज्यों ही त्यों ही बोलिए. इंग्लिश में है as soon as. as soon as की बात होती है. जो मैं ग्रामर के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि as soon as के बाद, as soon as के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे. या आपका वाक्य या तो प्रेजेंट का रहेगा, ठीक है, या फिर पास्ट का रहेगा, या फ्यूचर का रहेगा. इनमें से कोई एक टेंस होता है. वाक्य बनाते हैं टेंस तो 3 ही होते हैं. तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि वाक्य अगर आपका प्रेजेंट का है, पहले वाला 2 वाक्य हैं जिनको जोड़ना है हमें, तो दोनों ही प्रेजेंट के होंगे. पास्ट के होंगे तो दोनों ही प्रेजेंट के होंगे. फ्यूचर का जो होगा वो होंगे तो दोनों ही प्रेजेंट के, सॉरी फ्यूचर के. लेकिन उसका अपना एक रूल है जो आपको शायद कंफ्यूज कर रहा है. मैं एक उदाहरण लिख के बताता हूँ यहाँ पर. अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ही मैं खाना खाता हूँ वैसे ही मुझे नींद आ जाती है या मैं सो जाता हूँ. as soon as मैं खाना खाता हूँ प्रेजेंट टेंस है. I eat food. ठीक है. और मैं सो जाता हूँ I sleep. ठीक है. मैं सो जाता हूँ. छोटा वाक्य लिया ताकि मामला समझा सकूं. जैसे ही मैं खाना खाता हूँ आई वैसे गेट ही. स्लीप भी हो सकता है. हाँ, वो स्लीप की और भी ऑप्शन है. अच्छी बात है वो. लेकिन अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना. सोने के लिए और क्या क्या बोल सकते हैं. अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पास्ट का है कि जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मुझे नींद आ गई, तो as soon as I ate food I slept. एक के एक नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना. अगर ये वाक्य प्रेजेंट है तो उसके बाद वाला भी प्रेजेंट होगा. और अगर पहले वाला पास्ट है तो उसके बाद वाला भी पास्ट होगा. हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये तो प्रेजेंट में लिख दिया और ये पास्ट में लिख दिया. ये अलाउड नहीं है. ये अगर प्रेजेंट में लिखा है तो ये भी प्रेजेंट में होगा, और पहले वाला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होगा. ठीक है. कितनी सिंपल सी बात है. तीसरी सिचुएशन ये है कि दोनों वाक्य फ्यूचर के होंगे. as soon as, जैसे ही आप गाना गाओगे वैसे ही हम ताली बजाएंगे. बोलचाल में तो हम ऐसा ही बोलेंगे जैसे ही आप गाना गाओगे. आप गाना गाओगे का इंग्लिश है यू विल सिंग अ सॉन्ग. कोई डाउट नहीं है इसमें. आप गाना गाओगे, यू विल सिंग अ सॉन्ग. आप गाना गाओगे का इंग्लिश होगा यू विल सिंग अ सॉन्ग. और हम ताली बजाएंगे तो इसका इंग्लिश होगा वी विल बी क्लैपिंग. कंटिन्यूअस चला गया. वी विल क्लैप. अब इसमें मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि देखो भाई,
दोनों प्रेजेंट, दोनों पास्ट या दोनों फ्यूचर होते हैं, लेकिन विल पर ये बात लागू नहीं होती। ये वाला जो विल है पहले वाला एज सुन एज वाला, ये शुद्ध ग्रामर के हिसाब से गलत है। अंग्रेजों का नियम है कि जो कंजंक्शन होते हैं, ये एज सुन एज एक कंजंक्शन है, तो इनकी कंडीशंस हमेशा प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा, कंडीशन फ्यूचर में नहीं हो सकती है ना। वो सब रूल्स के हिसाब से छोड़ो, आप तो ये बोलो कि इधर विल नहीं आएगा अगर हमें शुद्ध इंग्लिश बोलना है तो, और बस काम चलाना है, इंग्लिश स्पोकन पे ही जोर है, केवल मीनिंग जस्टिफाई करना है, तो फिर आप लगा भी दोगे तो कोई और मीनिंग नहीं निकल रहा है, सेम ही मीनिंग होगा। तो टेंस के हिसाब से प्रेजेंट टेंस में दोनों वाक्य प्रेजेंट है, पास्ट में दोनों पास्ट है, लेकिन फ्यूचर वाले में एक हिस्सा विल से ना बनते हुए प्रेजेंट से बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही मम्मी खाना बनाती है वैसे ही मैं खा लेता हूँ, फ्यूचर में बनाता हूँ, जैसे ही मम्मी खाना बनाएगी वैसे ही मैं खा लूंगा। तो एज सुन एज मदर, इधर विल नहीं आएगा, विल को हटाना है, मदर कुक्स फूड बोलना पड़ेगा। अब आपकी तरह स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हिंदी में तो मैं फ्यूचर बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये विल क्यों ना लगाऊं? तो इसी का जवाब है, यही तो नियम है, यही तो रूल है। अगर आप शुद्धता के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये याद रखने की चीज है। एज सुन एज मदर कुक्स फूड, जैसे ही मम्मी खाना बनाएगी आई विल ईट, वैसे ही मैं खा लूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। और ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ कि ग्रामर में ऐसा है, स्पोकन में अगर आप विल बोल दोगे तो भाई कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, इट विल बी एज सेम एज इट इज। लेकिन एग्जाम में यही आता है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के एरर्स आते हैं वहां पर, और यही एरर आपको नंबर दिलाते हैं। अगर आपको पता रहे कि अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट है, नहीं पता होगा तो नंबर कटेंगे, सीधी सी बात। तो एज सुन एज के बाद विल नहीं आता, ये एक फाइनल बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है जी, अब मैं सेंटेंस बोलता हूं, Yes, sir. आप सुन के उसका इंग्लिश बनाइए या चाहे तो लिख के बनाइए। जैसे ही बादल गरजेंगे वैसे ही हम छिप जाएंगे, जैसे ही बादल गरजेंगे वैसे ही हम छिप जाएंगे। ट्राई करें इसे। बादल को गरजना, बादलों का गरजना होता है थंडर, छिपने का होता है हाइड। सिंपल सेंटेंस है। तो जी As बोल soon रहे हैं, बोलिए। as as soon as it thunders, I will I will hide. जैसे ही बादल Is गरजेगा, it correct? हाँ हाँ सही है जी, सही है। जैसे ही बादल गरजेंगे वैसे ही हम छिप जाएंगे। तो जैसा कि मैं रूल्स के हिसाब से चलूं, उस हिसाब से अगर ये वाक्य बनाना चाहे तो बादल गरजेंगे विल से बनना चाहिए, लेकिन नियम में विल नहीं आएगा, है ना। तो इसका इंग्लिश किसी ने लिख के बताया, जरा मैं चेक कर लूं पहले। एज सुन एज व्हेन द क्लाउड थंडर देन आई विल हाइड माई सेल्फ ऑन सेल्फ। ऑन तो आता नहीं है राहुल, मैं लिख के बताता हूँ, है ना इसका इंग्लिश। एज सुन एज बादल गरजेंगे, द लगा सकता हूं, एक मिनट। एज सुन एज द क्लाउड्स, बादलों को बोलते हैं क्लाउड्स, दिमाग कहेगा विल लगा लो, विल थंडर, क्योंकि हिंदी में तो मैं गागी कैसे बना रहा हूं, हम छिप जाएंगे, वी विल हाइड। वी के साथ ऑन सेल्फ जो लगा रहे थे राहुल जी, वो अवर सेल्फ आएगा, हम खुद को छिपा लेंगे, वी विल हाइड अवर सेल्फ। ठीक है, ये दिमाग के हिसाब से बना लिया हमने, दिल के हिसाब से। अभी दिमाग लगाते हुए इसमें ये विल हटा देना है ना, बस इतना सा काम है। तो जैसे ही बादल गरजेंगे, एज सुन एज द क्लाउड्स थंडर वी विल हाइड आवर सेल्व्स, हम खुद को छिपा लेंगे, या हिंदी में बोलेंगे तो छिप जाएंगे, हो जाएगा। एक और ट्राई करते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके। जैसे ही लोग आपकी आलोचना करेंगे,
वैसे ही आप फेमस हो जाओगे। जैसे ही लोग आपकी आलोचना करेंगे वैसे ही आप फेमस हो जाओगे। आलोचना को क्रिटिसाइज बोलते हैं। वर्ड मीनिंग में बता दूंगा फिलहाल। Yes. As soon as people criticize you, you will You will get be famous. famous. हाँ, you will be famous. सही है। As soon as people criticize you, you will become famous या you will be famous. आप फेमस हो Okay. जाओगे। You will be famous या you will become famous. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अभी इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर होल्ड करते हुए अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। अगला शब्द है अपने पास सीखने का। सर हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर थोड़ा स्क्रीन पीछे कर देंगे सर, स्क्रीन शॉट ले लें। हाँ, क्यों नहीं। पीछे एक ये है, 3 स्क्रीन हैं। उसके बाद एक ये है, और एक और हैविंग पढ़ा था। ठीक है, कर लिया। ओके सर। चलिए, अभी मैं अगले चीज की तरफ बढ़ता हूं। एक शब्द है एक्सेगरेट। हिंदी में इसको बोलते हैं किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। बढ़ा चढ़ाकर बताना या पेश करना। बढ़ा चढ़ाकर बताना। नमक मिर्च लगाकर कहना, कहावतें हैं, है ना। किसी भी बात में नमक मिर्च लगाकर बोलना। इंग्लिश शब्द है एक्सेगरेट, और हिंदी के हिसाब से कहें तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। कई लोगों की आदत होती है वो स्वभाव से BOAST बोस्टफुल होते हैं। बोस्टफुल का मतलब होता है फेंकने वाला, डींगे हाँकने वाला। जैसे नेता लोगों का काम ही है, वो अपने जो दावे करते हैं कि हमने देश का विकास किया, इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि बिल्कुल यकीन करना भी आसान नहीं होता। तो ऐसे लोगों को ना फेंकू चंद ज्ञान चंद बोलते हैं हम अपने व्यवहारिक भाषा में। तो उन्हें बोस्टफुल बोलते हैं। बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे हाँकना या बड़ी बड़ी फेंकना। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और हिंदी भाषा में रुचि लेते हैं तो एक अलंकार होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। पता है किसी नाम सुना है? यस सर। तो जी जब हिंदी बात, मीडियम से। हाँ हिंदी मीडियम से है या तो आपने जरूर ये शब्द आपको सुना होगा। तो जब भी कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में एक्सेगरेट बोलते हैं। बचपन की एक पोयम पढ़ी थी हमने कि रावण की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। अलंकार है ये, अतिशयोक्ति अलंकार। पूंछ में आग लगी नहीं और लंका पूरी जल गई। तो भाई एज सुन एज हम पढ़ रहे हैं, मैं कोई हिंदी साहित्य में नहीं चला गया हूं। हिंदी का एक सेंटेंस है, मैंने उसे डांटा ही नहीं कि वह रोने लगा। मैंने उसे डांटा ही नहीं कि वह रोने लगा। और वाक्य लिखते हैं, ट्रेन स्टेशन पर आई ही नहीं कि लोग उसमें चढ़ गए। बात को समझिए, बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैंने उसे डांटा ही नहीं कि वह रोने लगा। ओब्वियसली डांट खाने के बाद ही रोया होगा,
लेकिन हम एक अलग अंदाज में अपनी बात कहते हुए कह रहे हैं, इसलिए ये ही नहीं कि कॉन्सेप्ट आया है। और ट्रेन स्टेशन पे आएगी नहीं तो चढ़ेंगे कैसे लोग, लेकिन बोलचाल में हम कह रहे हैं कि ट्रेन स्टेशन पर आई ही नहीं कि लोग उसमें चढ़ गए। तो ये बात को एग्जिगरेट, सैनी जी क्या बोल रहे हैं, आई कांट प्रोनाउंसिएट बोलना चाह रहे हैं शायद आप, उच्चारण की बात आप कर रहे हैं। उच्चारण की बात करें एग्जिगरेट को, अगर आप यही पूछ रहे हैं तो मैं पहले बता देता हूं। इसका उच्चारण होगा, उच्चारण के हिसाब से लिख रहा हूं, एग्जेरेट, एग्जिगरेट, ये इसका उच्चारण होगा शब्द का। एग्जरेट, एग्जे पढ़े पहले उसको, एग्जे, और फिर रेट पढ़े, एग्जिगरेट, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। अब देखिए एग्जिगरेट हमने हिंदी में कर लिया है, इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा? आप में से कोई पहले गैस करना चाहेगा? इंग्लिश वर्जन क्या होना चाहिए इसका? इंग्लिश ही तो है सर। Exaggerate. अरे इसका Exaggerate. इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? मैंने उससे डाटा ही नहीं कि वह रोने लगा। हिंदी में है ना ये तो, देवनागरी लिपि में नहीं लिखा है, वो रोमन में लिखा है। नो आइडिया, मेरे ख्याल से किसी को आइडिया नहीं है I इसमें। am, sir, excuse me, sir. हाँ हाँ बोलिए बोलिए। I am not scolding her, but he is crying. ओके I didn't scold her, but she started crying. ओके, He वेल, started crying. चलिए अच्छी कोशिश Starting कर cry रहे, होगा sir. अच्छी कोशिश कर It रहे हैं आप। starting cry. ग्रेट ग्रेट, देखो पार्टिसिपेट बढ़िया कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है इंग्लिश स्पीकिंग में कि आप सर कोशिश नो करते रहें। सूनर लगेगा क्या? लेकिन इसमें नो एक सूनर हाँ आई। सही है तपेश, जरा एक बार बता देता हूँ फिर आप इंग्लिश बताइएगा। इसमें एक पैटर्न लगेगा भाई, और वो होगा नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, अगर है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट, और फिर एक दूसरा सेंटेंस आएगा, लेकिन उससे पहले देन शब्द आएगा, THAN देन, और दूसरा जो हिस्सा रहेगा उसका भी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखने में लेंथी लग सकता है, लगेगा ही ऑब्वियसली, अगर पहली बार कोई चीज सीखेंगे तो आपको वो थोड़ी सी लेंथी लगेगी, बड़ी लगेगी, भारी लगेगी, लेकिन एक्चुअल स्पोकन में ये सब चीजें उतनी मुश्किल लगती नहीं जितनी सीखते समय लगती है। तो इसका जो इंग्लिश बनेगा, तपिश आप बना रहे थे, आप बनाइए, मौका देते हैं आपको। मैंने उसे डांटा ही नहीं कि वह रोने लगा। दो वाक्य हैं, मैंने उसे डांटा और दूसरा Had वह I रोने लगा। scolded him, no sooner had I scolded him, हम्म, then he started crying. बढ़िया। नो सूनर, जैसा आज अभी पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से नो सूनर के बाद हैड आएगा, और डांटा मैंने उसे, आई हैड के बाद आई, और डांटने को स्कोल्ड बोलते हैं, स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म आएगा, उसे के लिए हिम आएगा। नो सूनर हैड आई स्कोल्डेड हिम देन, वह रोने लगा, लगा मतलब शुरू कर दिया, शुरू करने के लिए आप बोलेंगे स्टार्टेड, और एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब होने के कारण उसमें आईएनजी लगेगा। तो नो सूनर हैड आई स्कोल्डेड हिम देन ही स्टार्टेड क्राइंग, मैंने उसे डांटा ही नहीं कि वह रोने लगा। एक बार फिर से बता दूं, नहीं को आप नो की तरह ना देखें। अगर मैं इसका एक और दूसरे शब्दों में हिंदी बताऊं आपको, तो इसका हिंदी होगा, मेरे डांटते से ही वह रोने लगा, मेरे डांटते से ही वह रोने लगा। हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ पर आप सिर्फ शब्दों पर गौर ना करें कि नॉट लगा है भाई, इसलिए मैंने नॉट, डिड नॉट, डू नॉट लगा दिया। आप इसका सेंस भी देखें, इसका पर्पस भी देखें। आप बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, इसका पर्पस एज सुन एज वाला ही है। पर्पस वही है कि इधर डांटा और उधर वह रोया। नहीं का मतलब नहीं डांटा नहीं है, नहीं का मतलब ये यहाँ पर है तुरंत। ठीक है जी, मामले को समझिए। भाषाओं में इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के मॉड्यूलेशंस होते हैं, वो आपको समझना है। ट्रेन स्टेशन पर आई ही नहीं, नीचे वाला वाक्य तो और यहाँ पर आपको क्लियर कर देगा मामला। ट्रेन स्टेशन पर आई ही नहीं कि लोग उसमें चढ़ गए। अरे बिना स्टेशन पर आए हुए कैसे चढ़ेंगे? लेकिन ये बोलने का अंदाज है कि स्टेशन पर आते ही चढ़ गए, थोड़ा भी धैर्य नहीं रखा उन्होंने। बताइए नियम के अनुसार क्या होगा ये? ट्रेन स्टेशन पर आई ही नहीं कि लोग उसमें चढ़ गए। नो सूनर, No sooner train, no sooner had train come at station than people stare at the train. Stared. नो सूनर हैड द ट्रेन, आने के लिए कब बोल Climbed होगा सकते सर। हैं? आने को अराइव भी बोलते हैं, अराइव्ड एट द स्टेशन। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। फिर एक देन लगाना पड़ेगा और लोग उसमें चढ़ गए। लोग के लिए आप पीपल बोलोगे। ट्रेन में चढ़ना क्लाइम नहीं होता है। ट्रेन की छत पे चढ़ेंगे तो क्लाइम होगा। किसी भी गाड़ी में चढ़ने के लिए आप BOARDE बोर्ड का यूज करते हैं, बोर्डेड। देन पीपल बोर्डेड द ट्रेन, इट भी लिख सकते हैं उसकी जगह। सर ठीक है, क्लाइम भी सही है, लेकिन क्लाइम वाहनों में बैठने को क्लाइम नहीं बोलते, उसकी छत पे चढ़ने को क्लाइम बोलेंगे, ट्रेन की छत पर। लेकिन ट्रेन में सवार होने को क्लाइम नहीं बोलते। या तो आप गेट इन, हाँ जी, हाँ वो गेट इन बोल सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, क्लाइम नहीं बोल सकते, गेट इन बोल सकते हैं आराम से। तो no sooner had the train come or arrived at the station than people got in it या boarded the train। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले जरा रिपीट कर दूं कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आज की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हमने हैविंग शब्द को पढ़ा यहाँ पर कि हैविंग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो उससे करके मतलब निकलता है, जो सिनोनिम होता है मीनिंग के सेंस में आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के। जो बात आप आफ्टर आईएनजी से कहेंगे सेम टू सेम जो मतलब होगा वो यहाँ पर निकल आएगा हैविंग V3 से। और उसके तुरंत बाद हम सून शब्द से अपनी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर सून का मतलब जल्दी होता है, तो हमने एक फ्रेज पढ़ लिया पहले, सूनर और लेटर, कभी ना कभी इसका मतलब होता है। फिर हमने एज सून एज का मतलब पढ़ लिया, जैसे ही वैसे ही या ज्यों ही त्यों ही। अब इसी को एग्जीक्यूट करते हुए नो सूनर देन करके हमारे पास फ्रेज होता है, वो पढ़ रहे हैं नो सूनर देन। इसी पर चर्चा हो रही है, इसी से रिलेटेड हमारे कंफ्यूजन और डाउट्स जो भी हैं वो अभी हम यहाँ पर सुलझाने वाले हैं। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ भी आपके माइंड में सवाल आ रहा है तो प्लीज आस्क दैट क्वेश्चन, वो सवाल पूछें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा पूछिए। सर ये जो आपका फर्स्ट रूल आपने बताया था हैविंग प्लस वर्ब 3 फिर आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी, ये दो रूल है सर कि एक ही है? ये एक ही अर्थ रखते हुए दो अलग अलग रूल हैं, दो अलग अलग रूल हैं जिनका मतलब एक ही है। इन दोनों का मतलब होता है किसी काम को करने के बाद। अर्थ दोनों का एक है, रूल दोनों अलग अलग है। एक ही सेंटेंस में दोनों नहीं आएंगे, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। एक और उदाहरण दे देता हूं, आपको डाउट है तो यहाँ पर, जैसे अगर मुझे बोलना है कि पढ़ाई करके वह सो जाता है, हैविंग डन स्टडी, पढ़ाई करके हैविंग डन स्टडी, ठीक है, वह सो जाता है, ही स्लीप्स। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
अब यही बात Yes, कहने sir. के लिए आप दूसरा सेंटेंस बनाएंगे इसी को दूसरे तरीके से, तो वो होगा आफ्टर Yes, डूइंग sir. स्टडी, पढ़ाई करके, Yes, आफ्टर sir. डूइंग स्टडी और ही स्लीप्स। Yes, sir. तो Yes, वो दोनों एक ही सेंटेंस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक ही जैसे अर्थ से उन दोनों का यूज हम कर रहे हैं। क्लियर है डाउट? सर सेकंड जो रूल है सर हाँ आफ्टर का, उसमें तो सर वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा, हाँ, ये डू तो में आईएनजी ही लगाया ना स्लीपिंग होगा ना। ना ना बेटा, ओके ये सर, डू में आईएनजी लगा दिया, डूइंग हो गया, ये अलग सेंटेंस ओके है ना, ये कॉमा के बाद ओके अलग ही सर, हिस्सा है, कॉमा के पहले वाला अलग नहीं। गुड गुड, ओके सर, ओके सर। ठीक। चलिए, आज की क्लास में किसी और को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ ले, फिर मैं एक टॉपिक देता हूँ, उस टॉपिक पर आपको 2 मिनट बोलना है, राइट? No, sir, no doubt. ओके ग्रेट। ठीक है, तो एक टॉपिक मैं दे रहा हूँ, उस टॉपिक पर आपको अपने विचार रखने हैं। सिंपल सा टॉपिक हम ले रहे हैं आज की क्लास में, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं लेना चाहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये टॉपिक है आपका, जिस पर आपको अगले 2 मिनट स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बोलने की कोशिश करना है। You know that time is very important. Everyone has a particular time, let's say 24 hours in a day, but some people utilize this time in a proper way while the other people keep complaining about lack of time. So if you have to say anything about time, you can speak in Hindi or in English as per your choice. हिंदी में अगर हम कहें तो समय प्रबंधन का महत्व, समय प्रबंधन क्या है, लोग कैसे टाइम मैनेज करते हैं, या इस बारे में आपके क्या जानकारी है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में, समय प्रबंधन के बारे में ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट में अपनी बात रखना है। तो इज देयर एनीवन इंटरेस्टेड टू स्पीक ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट? Yes, sir, I would like to speak. Very good. Please start speaking on the topic. Before you speak, give little introduction of yours and then speak on the topic. Good evening, everyone. My name is Tapish Singh. I'm from Satna. Basically, I'm pursuing BTech in Mechanical Engineering from Technocrat Institute of Technology, Bhopal. Okay. Today, I would like to share my thought about importance of time management. Basically, time is very important. Time plays very important role in every human being's life, Right. because if we utilizing our time in our work, then it would make it would surely make our life better than others. If others are not making that time respect, and basically be punctual. We should be punctual about the time, and Right. because of time, there are a lot of successful people in the world, and they always take care of their time, and they always uh, aware what they are doing, and how many time they are doing that thing. They always thinking about it. So according to me, time is very important in our life, because there are many things to do, and
you don't have that ability to do all things, and you have to think about how many time you should give to any work or not, and uh, you have to be you have to be punctual uh, about the thing you are doing. And basically, let's suppose we are learning English, and if we are not giving time to our spoken skill, then this time go fastly, and then next year will come, and uh, we will be not able to speak English, and the time went, and पछताने को क्या बोलते हैं सर? Repent, repent, repent. And we will have only one thing, that is triple. REPENT, repent. Repent. Yes, sir. It's all, sir. Okay, very good, Tapish. You are trying well. You are saying that time is very important in everyone's life. And actually, everyone has the same amount of time, but some people value it, some people manage it, and some people don't. And after a certain time, they have to regret, they have to repent. And only those people complained about the time. Since childhood, I have been listening this particular quote. Only those people complained about the lack of time who waste the time. Those who utilize their time, they never complained about the lack of time. The super successful people have also the same 24 hours as any other person has. So we should know how to manage this particular time. And I think management comes from planning. Every day before you go to sleep, you should think about your past 24 hours, that how did you manage your time, did you utilize it or did you waste it? And on that basis, you should make a plan, you should make a schedule for your next 24 hours, so that you minimize the wastage of time and you can utilize it in a proper manner. So time management is very important in our life. तो वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा कि सभी उपस्थित लोग कल इसी विषय पर थोड़ी तैयारी करें और थोड़ा सर्च करें कि टाइम मैनेजमेंट पर और क्या पॉइंट्स लिए जा सकते हैं और क्या बोले जा सकते हैं। कल भी हम अपनी क्लास 3 बजे चालू करेंगे यहाँ पर और कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, और चाहूंगा कि सभी लोग इस विषय पर अपनी बात जरूर रखें। ठीक है, क्लास में और कुछ लोग हैं यहाँ पर, राहुल है, नेहा है, ठीक है, तब इसके अलावा दुबे जी हैं। तो आप कल आए तो इस टॉपिक पर भी थोड़ा तैयारी करके आए, और अपनी तरफ से इंग्लिश को लेकर जो भी आपकी कंफ्यूजन या डाउट्स हैं वो भी मैं चाहूंगा कि कल आप शेयर करें। ठीक है जी? ओके सर, ओके सर। आज की क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे। Nice.